हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम इस चैप्टर को अच्छा से एक नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए हैं और ये पूरा नोट जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। हम कोशिश किए हैं कि एक भी पॉइंट ना छूटा हो और आपका जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन रहता है उसे अच्छा से एनालाइज करके ये नोट्स बनाया गया है। तो अगर आप इन नोट्स को अच्छा से पढ़ते हैं और समझते हैं तो आपका मार्क जरूर अच्छा आएगा ही। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अराउंड 500 BC, इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनद पोस्टुलेटेड द थ्योरी इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर यानी पदार्थ वी विल ऑब्टेन स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन कैन नॉट बी पॉसिबल विच इज नोन एज परमाणु। लगभग 500 ईसा पूर्व एक इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनद उन्होंने एक थ्योरी दी जिनमें यह माना गया है कि जो मैटर है यानी पदार्थ उसको अगर हम डिवाइड करें तो हमें एक ऐसा छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसे हमको और उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसे हम परमाणु कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। एशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोक्रिटस एंड लियोसिपस कॉल्ड दिस पार्टिकल एटम। प्राचीन यूनानी जो फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस और लियोसिपस, उन्होंने वह सबसे छोटा पार्टिकल को एटम्स नाम दिया। एंटोनी एल लवोसियर laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical combination. एंटोनी एल लवोसियर जो थे उन्होंने दो महत्वपूर्ण केमिकल कॉम्बिनेशन का नियम दिए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का दो नियम दिया गया है और फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकेंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो हम इसे पीछे का पेज में अच्छा से समझते हैं। तो चलिए, यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसे याद रखिएगा। एंटोनी लवोसियर, known as the father of modern chemistry, established the law of conservation of mass. एंटोनी लवोसियर जो है उन्हें मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर भी माना जाता है। उन्होंने ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया है। तो क्या बताया है, चलिए जानते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ whenever a physical or chemical change take place, the total number of mass on the reactant side is equal to that of the product side. इस नियम के अनुसार जब भी कोई फिजिकल और केमिकल चेंज होता है तो टोटल नंबर ऑफ मास इज रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू दैट टोटल नंबर ऑफ मास ऑन प्रोडक्ट साइड। मतलब जितना मास रिएक्टेंट साइड रहेगा उतना ही प्रोडक्ट साइड भी रहेगा, दोनों इक्वल होगा, यही बताया गया है। हम इसका एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं। If 4.0 gram of sodium carbonate react with 10 gram of hydrochloric acid, it results in the formation of 2.5 gram of carbon dioxide and 11.5 gram of sodium chloride solution. So that these results are in accordance with the law of conservation of mass. हम लोग को सोडियम कार्बोनेट 4.0 ग्राम दिया गया है, उसको रिएक्ट कराना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हम लोग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10 ग्राम दिया गया है, ये दोनों को हम लोग को रिएक्ट कराना है और रिएक्ट कराने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड आएगा 2.5 ग्राम और सोडियम क्लोराइड आएगा 11.5 ग्राम, ये हम लोग को दिया गया है। तो हम लोग को ये बताना है कि जो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है उसको। हम लोग को यहाँ दिया गया है सोडियम कार्बोनेट 4.0 ग्राम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है 10 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड दिया है 2.5 ग्राम और सोडियम क्लोराइड दिया गया है 11.5 ग्राम। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराना है, इसलिए हम इसे रिएक्टेंट साइड लिखे और हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड मिलेगा तो हम इसे प्रोडक्ट साइड लिखे। अब हमें जो जो दिया गया है इसे लिख के प्लस कर लेंगे। सोडियम कार्बोनेट 4 दिया गया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10, तो दोनों को एक साइड और प्रोडक्ट साइड ये दोनों तो हो गया। तो देखिए दोनों का मास जो है वो सेम आ रहा है, मतलब ये जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम स्टेटमेंट लास्ट में लिख लेंगे, हेयर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इतना और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इतना, मतलब दोनों सेम है
तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो लास्ट में हम एक स्टेटमेंट लिखे हैं, उससे चलिए आप लोग को नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं। Since the reactants and products have the same mass, this means that there was no loss or no gain of mass after the reaction। हम लोग देखें कि जो हम रिएक्ट कराएं वो ना लॉस कर रहा है ना गेन कर रहा है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब हेंस द डाटा इज इन एग्रीमेंट विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो हम लोग को डाटा दिया है वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एग्रीमेंट कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपर्शंस। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपर्शंस। इस लॉ को हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपर्शन भी कह सकते हैं। इट वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। इस लॉ को हमें फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन सेम प्रोपर्शन बाय मास। कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं उनका मास कंपाउंड में एक कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपर्शन में होते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर जो है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बनता है इन देयर डेफिनेट प्रोपर्शन। उसका जो डेफिनेट प्रोपर्शन होता है वह 1:8 होता है। तो हम इसे एक क्वेश्चन बना के हम इसे समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। कॉपर ऑक्साइड 2 अलग अलग तरीकों से तैयार किया गया है। इन वन केस 1.75 ग्राम ऑफ द मेटल गेव 2.19 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। फर्स्ट केस में 1.7 ग्राम मेटल ने 2.19 ग्राम ऑक्साइड दिया। इन सेकेंड केस 1.14 ग्राम ऑफ द मेटल गेव 1.43 ग्राम ऑफ द ऑक्साइड। सेकेंड केस में 1.14 ग्राम मेटल ने 1.43 ग्राम ऑक्साइड दिया। सो द गिवन डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपर्शन। तो हम लोग को जो डाटा दिया गया है और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपर्शन को शो कर रहा है कि नहीं ये बताना है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग को 2 केस दिया गया है, दोनों में अलग अलग डाटा दिया गया है। तो हम दोनों को सॉल्व करके दोनों का रेशियो निकाल लेंगे और फिर देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपर्शन को शो कर रहा है कि नहीं। तो पहला केस में हम देखते हैं मास ऑफ कॉपर हम लोग को दिया गया है 1.75, यानी मेटल कॉपर जो है एक मेटल है तो मेटल का हम लोग को यहाँ दिया गया है 1.7 ग्राम। तो हम 1.7 ग्राम लिख लिए। और हम लोग को मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड दिया गया है 2.19 ग्राम। तो कॉपर ऑक्साइड मतलब कॉपर ऑक्सीजन है, तो कॉपर ऑक्साइड में से मतलब कॉपर में से अगर हम लोग पूरा कॉपर ऑक्साइड को माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन को हम लोग को मिल जाएगा ना। तो चलिए हम लोग पहले ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन का मिल जाएगा। तो हम लोग ऑक्सीजन का निकाल लिए। ऑक्सीजन का कितना मास आ गया 0.44 ग्राम आ गया। अब हम रेशियो निकालेंगे कॉपर और ऑक्सीजन का। तो हम लोग को क्वेश्चन में कॉपर ऑक्साइड का रेशियो निकालने बोला है, तो हम इसका निकाल ले लेंगे। मास ऑफ कॉपर रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ कॉपर क्वेश्चन में दिया हुआ था 1.75 और मास ऑफ ऑक्सीजन हम निकाल लिए थे 0.44। तो हम दोनों को डिवाइड करेंगे और हम रेशियो के फॉर्म में निकाल लेंगे। तो 1.75 डिवाइडेड बाई 0.44 अगर हम करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 3.98:1। तो 3.98 को हम लिख सकते हैं 4:1। तो हम लोग का फर्स्ट केस में आ गया 4:1। अब हम सेकेंड केस देखते हैं। इसमें हम लोग को मास ऑफ कॉपर दिया हुआ था 1.14 ग्राम और मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड 1.43 ग्राम। तो जिस तरह हम पहले किए थे उसी तरह कर लेंगे। कॉपर ऑक्साइड को अगर हम कॉपर से माइनस करेंगे तो हम लोग को मास ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो हम कर लेते हैं मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड माइनस मास ऑफ कॉपर, दोनों को माइनस किए
तो ऑक्सीजन का मास मिल गया। अब हम कॉपर ऑक्साइड का सेकेंड केस में भी रेशियो निकालेंगे। मास ऑफ कॉपर रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ कॉपर गिवन था 1.14 ग्राम, रेशियो 0.29 हम निकाल लिए थे ऑक्सीजन का। दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम लोग का जो आंसर आ जाएगा वो 3.93/1। तो हम 3.93 को लिख सकते हैं 4, तो 4/1 हम लोग का सेकेंड केस में भी आ गया। तो दोनों सेम आया, मतलब अगर हम कहीं का भी कॉपर ऑक्साइड ले ले तो हम लोग का जो रेशियो आएगा वो 4/1 ही आएगा। तो हम लोग कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या लिखेंगे। फ्रॉम द अबव कैलकुलेशंस वी कैन सी दैट द रेशियो और प्रोपोर्शन ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स इन द टू सैंपल ऑफ कॉपर ऑक्साइड कंपाउंड इन द सेम। मतलब अगर हम लोग कहीं का भी कॉपर ऑक्साइड लेते हैं, कुछ भी कॉपर ऑक्साइड लेते हैं, तो उसका जो रेशियो होगा वो 4/1 ही होगा। हम लोग अलग अलग डाटा भी लेके देखे थे तो दोनों सेम आया। तो इसीलिए सो द गिवन डाटा वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हम लोग को जो डाटा दिया था वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को शो कर रहा था। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। Dalton's atomic theory. According to Dalton's atomic theory, all matters, whether an element, a compound, or a mixture, is composed of small particles called atoms. Dalton's atomic theory के अनुसार सभी मैटर और सभी एलिमेंट और सभी कंपाउंड और मिक्सचर जो है वह स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, उसे हम एटम कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम देख लेते हैं। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स ने अपने अनुसार क्या क्या थ्योरी दिया है इसे हम देख लेते हैं। उन्होंने फर्स्ट में कहा एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम। सभी मैटर जो है वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बने होते हैं, उसे हम एटम कहते हैं। सेकेंड, एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स which can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. एटम जो है वह एक इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, मतलब बहुत छोटा पार्टिकल होता है जिसे हम केमिकल रिएक्शन में ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। थर्ड में क्या दिया गया है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एज वेल एज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी दिए गए एलिमेंट के जो एटम है उसका मास जो है वह आइडेंटिकल होगा और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। इसका मतलब है एक एलिमेंट हम लोग को दिया गया है O3। O3 एक एलिमेंट है जो O+O+O इससे मिलके बना हुआ है। तो यहाँ ऑक्सीजन जो है उसका, ये तीनों ऑक्सीजन का जो मास है वह सेम होगा, 16 होगा, और इसका मतलब मास सेम बोला है तो मास तीनों का सेम होगा और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, मतलब इसका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा और जितना भी केमिकल प्रॉपर्टीज है सारा इसका सेम होगा, यही बोला गया है। अब हम आगे देखते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो विभिन्न एलिमेंट है उसका एटम का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज है जो अलग अलग रहेगा। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, NaCl। तो Na मतलब सोडियम का मास हो जाता है 23 और क्लोरीन का 35। तो ये दोनों का मास जो है वह अलग अलग हो गया और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो गया। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 11 हो गया और इसका 17 हो गया, तो दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज और मास अलग अलग हो गया, यही बोला गया है। अब हम आगे देखते हैं। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। जो हम लोग को कंपाउंड दिया होता है जैसे H2O, ये एक वाटर मतलब ये एक कंपाउंड है, तो इसमें जो हमेशा एटम प्रेजेंट रहेगा वो हमेशा होल नंबर में ही रहेगा। जैसे हाइड्रोजन में 2 एटम है और ऑक्सीजन में 1, तो ये जो एटम प्रेजेंट रहेगा वो हमेशा होल नंबर में ही रहेगा, मतलब इसका रेशियो 2:1 हो गया। और याद रखिएगा ये जो हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़े थे ओला रेशियो नहीं है, उसमें मास का बात हुआ था और इसमें एटम का बात हुआ है, नंबर ऑफ एटम का बात हुआ है, तो ये ध्यान में रखिएगा।
हमेशा होल नंबर में ही रहेगा, मतलब इसमें जो है वह फ्रैक्शन में, डेसिमल में ये कभी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो हाइड्रोजन का एटम है वह 1.5 हो गया और ऑक्सीजन का 1.5 हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा होल नंबर में ही रहेगा। अब हम आगे देखते हैं। द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, मतलब कि हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलेटिव नंबर, मतलब हम लोग को जितना हाइड्रोजन चाहिए उतना ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनेगा। ये नहीं होगा कि यहाँ हम 5 हाइड्रोजन ले लिए और यहाँ हम 2 ऑक्सीजन ले लिए तो वाटर बन गया, ऐसा नहीं होगा। हमेशा जितना एटम चाहिए उतना ही एटम से ऑक्सीजन बनेगा। और काइंड्स ऑफ एटम, मतलब कि हम लोग को जो यहाँ एटम चाहिए वही, ये नहीं कि हम यहाँ नाइट्रोजन ले लिए और यहाँ ऑक्सीजन तो वाटर बन गया, ऐसा नहीं होगा। हमेशा जो एटम चाहिए वही एटम से ही वाटर बनेगा। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे NaCl नमक हो गया, तो हम Na मतलब सोडियम और क्लोराइड से ही नमक बनेगा, ये नहीं कि हाइड्रोजन ले लिया और क्लोराइड से नमक बन गया, ऐसा नहीं होगा। तो वही काइंड्स ऑफ एटम बोला गया है, वो हमेशा जो चाहिए होगा उसी से बनेगा। 6 पोस्टुलेट पढ़ लिए, अगर आपको अच्छा समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एटम्स क्या होता है, तो चलिए देखते हैं एटम्स क्या होता है। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट which may or may not have independent existence but take part in a chemical reaction। एलिमेंट जो है वह बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं, उसे हम एटम कहते हैं। और एटम जो है वह अकेले भी रख सकते हैं और ग्रुप में भी रह सकते हैं, और वह केमिकल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं। एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, मतलब छोटे छोटे एटम मिलके मैटर बनते हैं। सभी मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे एटम से ही बनते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एक ईंट से घर बनता है, उसी तरह छोटे छोटे एटम से मैटर बनता है। अब हम आगे देखते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड विच कैन नॉट बी सीन एवन थ्रू एवरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। एटम इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उसे किसी भी पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। एटम्स इतने छोटे होते हैं तो कितने छोटे होते हैं, आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा। तो अब हम वही पढ़ेंगे, साइज ऑफ एटम्स। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। हम एटम को नैनोमीटर से मेजर करते हैं। तो 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, मतलब 1 नैनोमीटर में, समझ रहे हैं कितने छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर में 1/10⁹ मीटर, इतने छोटे होते हैं। 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर। कुछ एटम्स का साइज दिया हुआ है, जैसे एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 10⁻⁻10, इसी प्रकार दिया हुआ है कुछ कुछ एटम का साइज। आप एक बार इस टेबल को देख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। बहुत सारा एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है, तो हर रिएक्शन में हम लोग को सारा एलिमेंट का नाम लिखना, सारा एलिमेंट का नाम शो करना पॉसिबल नहीं था, बहुत कठिन था, इसीलिए इसका सिंबल बनाया गया। डेल्टन्स वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स फॉर एलिमेंट। डेल्टन्स ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट के लिए सिंबल बनाया। तो क्या क्या सिंबल था हम देखते हैं एक बार। जैसे हाइड्रोजन के लिए एक सर्कल, उसके बाद बीच में बिंदु, उसके बाद फास्फोरस के लिए एक सर्कल, फिर 3 ऐसे ऐसे लाइनिंग, उसके बाद कॉपर के लिए सर्कल, उसके बाद उसके अंदर C, फिर गोल्ड के लिए G, फिर सर्कल, फिर ऐसे ऐसे डिज़ाइन, फिर कार्बन के लिए सर्कल, फिर अंदर कलर किया हुआ, उसके बाद सल्फर के लिए सर्कल, उसके बाद सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फिर लेड के लिए सर्कल, उसके बाद L, फिर प्लेटिना के लिए सर्कल, उसके बाद P, ऑक्सीजन के लिए खाली सर्कल, उसके बाद आयरन के लिए सर्कल, उसके अंदर I, सिल्वर के लिए सर्कल, उसके अंदर S, मरकरी के लिए सर्कल, उसके बाद ये डिज़ाइन। तो इसी तरह बहुत सारा सिंबल बनाया गया था।
तो 118 एलिमेंट है। अब सबके के लिए सिंबल बनाना और सारा सिंबल को याद करना, ये तो कठिन था। कैसे पॉसिबल होता उतना सारा सिंबल याद करना, उतना सारा, थोड़ा सा कठिन ही था। इसीलिए बर्जिलियस उन्होंने क्या सुझाव दिया, हम देखते हैं। बर्जिलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स शुड बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। बर्जिलियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सुझाव दिया कि एलिमेंट जो है, एलिमेंट का जो नाम है उसका फर्स्ट और सेकेंड लेटर को अगर हम सिंबल के रूप में यूज़ करें तो ये याद करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर सिंबल बनाया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे करके उन्होंने सुझाव दिया। अब हम आगे देखते हैं। द नेम कूपर वाज टेकन फ्रॉम साइपर्स, अ प्लेस फ्रॉम वेयर इट वाज फाउंड फॉर फर्स्ट टाइम। कूपर का नाम साइपर से लिया गया है। साइपर एक प्लेस का नाम है जहाँ सबसे पहले वहीं कूपर पाया गया था, इसीलिए उसी का नाम से कूपर लिया गया है। अब हम आगे देखते हैं। नाउ IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव्स नेम ऑफ एलिमेंट। अब IUPAC जो नेम है वो पूरा इंटरनेशनल, मतलब पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाता है। जैसे हाइड्रोजन को इंडिया में हाइड्रोजन नाम से जाना जाता है, तो दूसरा देश में ही हाइड्रोजन नाम से ही जाना जाता है। ऐसे नाम चुना गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर एंड द सेकेंड लेटर एज अ स्मॉल लेटर। हम लोग जो सिंबल लिखते हैं वो फर्स्ट में कैपिटल लेटर लिखते हैं, उसके बाद सेकेंड वाला जो रहता है वो स्मॉल लेटर लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है क्लोरीन, क्लोरीन का C कैपिटल हो गया और L स्मॉल। वैसे ही जिंक, जिंक का Z कैपिटल, N स्मॉल। अल्मुनियम A कैपिटल, L स्मॉल। इसी तरह लिखा जाता है सिंबल। Symbols of some elements have been taken from their names in different languages such as Latin, German, Greek, etc. आप लोग कभी ना कभी सिंबल लिखते हुए देखे होंगे। जैसे आयरन का AP होता है, ये कैसे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने तो बताया था कि जो एलिमेंट रहेगा उसका फर्स्ट या सेकेंड लेटर से हम लोग लिखेंगे। तो ये नाम कैसे आ जा रहा है, तो हम लोग लैटिन, जर्मन या ग्रीक नेम से उसे लिखते हैं, इसीलिए आप लोग को घबराना नहीं है, उसे हम लोग को याद करना पड़ेगा। यहाँ कुछ एग्जाम्पल है जिसे आप देख के समझ सकते हैं। जैसे आयरन, आयरन का सिंबल हम Fe लिखते हैं, तो आयरन का लैटिन नेम जो होता है वो फेरम होता है, तो फेरम से ही Fe लिया गया है। गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है Au और गोल्ड का लैटिन नेम होता है ऑरम, तो ऑरम से ही Au लिया गया है। जैसे पोटासियम का होता है K, तो उसका लैटिन नेम होता है कादियस, तो हम लोग कादियस से ही के लिया गया है। अब क्लोरीन, क्लोरीन का होता है Cl, क्लोरस से, क्लोरस उसका जर्मन नेम है, क्लोरीन का जर्मन नेम क्लोरस है, तो उसी से लिया गया है Cl। कोबाल्ट, कोबाल्ट का सिंबल CO होता है, कोबाल्ट इसका जर्मन नेम कोबाल्ट होता है, उसी से ही CO लिया गया है। सोडियम, सोडियम का Na होता है। नाइट्रम, नाइट्रम से ही Na लिया गया है, सोडियम का लैटिन नेम नाइट्रम होता है, उसी से ही Na लिया गया है। यहाँ हम लोग को कुछ एलिमेंट दिया गया है और उसका सिंबल दिया हुआ है, उसे एक बार हम देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। जैसे अल्मुनियम, अल्मुनियम एक एलिमेंट है, उसका सिंबल Al होता है। अब एलिमेंट और आर्गन ए से ही शुरू होता है, अगर हम इसका फर्स्ट लेटर केवल लेते तो कन्फ्यूज़न हो जाता, एल्यूमिनियम है या आर्गन है, इसीलिए हम लोग इसका और एक एक लेटर लिए। जैसे एल्युमिनियम का Al हो गया और आर्गन का Ar हो गया। और यहाँ देखिए बेरियम, बेरियम का Ba, बोरोन का B, ब्रोमाइन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का Co, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, लेड का Pb, मैग्नीशियम का Mg, नियोन का Ne, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटासियम का K, सिलिकॉन का Si, सोडियम का Na, सल्फर का S, यूरेनियम का U, जिंक का Zn, सिल्वर का Ag। इसी प्रकार से लिया गया है। तो गाइज अगर आपको इतना तक पूरा अच्छा से समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब हम अगले वीडियो में जितना भी टॉपिक बचा हुआ है, जैसे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल, आयंस, केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, ये सब बचा हुआ है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।